हाँ जी, क्या हाल चाल सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट बैच वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है और जो खत्म भी होने वाला है उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो चलिए जी शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कोड मतलब सब जगह तो एक्ट है, तो इसे कोड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना जितने भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कानून है सबको हटा के केवल एक कानून कर दिया गया। जैसे आपने आज से पहले सुना होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब अगर कोई भी सिविल केस फाइल करना है तो फिर ये वाला प्रोसीजर लगेगा। तो मतलब सारे कानूनों का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसे कहा जाता है कोड, जो सभी कानूनों के लिए अप्लाई होता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिमिलरली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, चाहे इंसॉल्वेंसी हो या बैंक्रप्सी हो, उनसे रिलेटेड केवल एक ही कानून है जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए इसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, चले। तो अब मैंने कहा जी बहुत सारे कानून हटा के इसको डाला गया। तो पहले कौन कौन से कानून पहले हमारे देश में हुआ करते थे भाई साहब? बहुत सारे कानून हुआ करते थे, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, जैसे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, डीआरटी, सरफासी कंपनीज एक्ट। ये सब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की बातें किया करता था। सब पे क्रॉस लगा हुआ है, सब हट गए और आज के बाद क्या लाया गया? केवल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोड। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर मैं बात करूं तो इस कोड के अंदर दो टर्म यूज हुई हैं। एक हुई है इंसॉल्वेंसी, एक हुई है बैंक्रप्सी। जो इंसॉल्वेंसी नाम की टर्म यूज हुई है वो ही है कॉर्पोरेट्स के लिए और एलएलपी के लिए, परंतु जो बैंक्रप्सी नाम की टर्म यूज हुई है वो इंडिविजुअल के लिए और फर्म के लिए यूज हुई है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इंडिविजुअल और फर्म्स दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट कॉर्पोरेट और एलएलपी दे आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दे आर इनटू आवर सिलेबस। इंडिविजुअल और फर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे रिलेटेड कानून तो बन गया है, बट वो कानून नोटिफाई नहीं हुआ, बिकॉज हमारे पास देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी वो नोटिफाई नहीं हो पाया, और मुझे लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए कभी आएगा भी नहीं अगले 10 साल तक, तो मुझे नहीं लगता। फिलहाल आगे देखेंगे। आईबीसी की दो स्टेजेस होती हैं। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, उसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहला यहां पर जब कोई कंपनी आती है ना, तो कंपनी बीमार होती है। बीमार होती है तो मतलब अगर आप बीमार हो, बहुत सीरियस वाला कोई मरीज बीमार है, तो डॉक्टर उसे जाते ही ये तो नहीं कहेगा कि अब आपको दवाओं की नहीं बस दुआओं की जरूरत है। नहीं, उसे कोशिश की जाएगी बचाने की। शायद उसे वेंटिलेटर दिया जाए, शायद उसे आईसीयू दिया जाए, ऐसा ही होगा। तो बचाने की कोशिश की जाएगी, और ना बचा पाए तो फिर रिश्तेदारों को कह दिया जाएगा कि बोलो हर हर गंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम आईबीसी में अप्लाई होता है। यानी कि जब कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आती है तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कंपनी को बचाने की। तो स्टेज नंबर 1 होती है अटेम्प्ट टू रिवाइव, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसे आज के बाद मैं क्या कहूंगा? CIRP। ठीक है जी। परंतु अगर CIRP हो गई फेल, तो फिर आती है स्टेज नंबर 2, जिसे हम कहते हैं क्या? लिक्विडेशन। स्टेज नंबर 2 होती है लिक्विडेशन, मतलब स्टेज नंबर 1 अगर फेल हो गई तो स्टेज नंबर 2 लिक्विडेशन के ऊपर जाते हैं। पहली स्टेज के अंदर CIRP के अंदर हम कोशिश करते हैं कंपनी को बचाने की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जी। फिर अब देखो जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है कि सबसे ऊपर है एक रेगुलेटर, ये पूरा रेगुलेट कर रहा है, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम IBBI या फिर बोर्ड भी कहते हैं। सेबी के अंदर बोर्ड जब भी यूज होता है तो बोर्ड का मतलब होता है सेबी, परंतु यहाँ पे कभी भी बोर्ड यूज होगा तो बोर्ड का मतलब होगा IBBI। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके नीचे 3 धुरंधर आते हैं। एक होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देखो स्क्रीन के ऊपर लंबे लंबे बाल लेकर, मतलब नॉट लाइक चाहत फतेह अली खान, बट लंबे लंबे बाल लेकर एक इस टाइम व्हाइट टी शर्ट में आपको एक बंदा नौजवान नजर आ रहा है। मैं चेहरा यहाँ करूं, अब आया? हाँ जी। तो इन्हें कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब इसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। सीए बनने के बाद 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, लॉ का एग्जाम होता है, तब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हो। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास। कोई एग्जांपल इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का? ICAI, ICSI, ICMAI, ये सब के सब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हैं, जो कि इसके ये ध्यान रखने के लिए कि बंदा एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आती हैं। ठीक है, दे रिपोर्ट इनटू IBBI। फिर एक आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, बना तो दिया गया है मगर काम अभी शुरू नहीं किया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का मतलब है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस मतलब जो भी कंपनियों को लोन दिए जाएंगे उन सब की डिटेल एक ऑनलाइन डेटाबेस में डाल दी जाएगी, जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी।
तो हर देश का मनी लेंडर कभी भी किसी कंपनी को लोन देगा तो इस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर उसे नोट करवा देगा। पांच साल हो गए बने हुए, काम अभी तक शुरू नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। तो इन तीनों में क्या फर्क होता है? बैंक्रप्सी में, लिक्विडेशन में और इंसॉल्वेंसी में क्या फर्क होता है? पहला, बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी अच्छा वैसे तो मैंने अभी बताया है कि बैंक्रप्सी का मतलब होता है जब इंडिविजुअल और फर्म की बैंक्रप्सी होती है, और जब कॉर्पोरेट्स की या फिर एलएलपी की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी, इस कोड के अंदर। बट फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कोड की नहीं, ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि नॉर्मल डेफिनेशंस क्या होती हैं बैंक्रप्सी की। तो बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई बिजनेस अनेबल टू रीपे हो जाता है, मतलब वो पे नहीं कर पाता, डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में, देन दिस इज कॉल्ड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी के अंदर जब कोई व्यक्ति अनेबल टू पे होता है तो उसके बाद आप उसके खिलाफ जब लीगल एक्शन शुरू कर देते हैं, यानी कि दो स्टेप्स हैं। पहला, एक व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया, दूसरा स्टेप आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू किया। ये जब दोनों स्टेप हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी, तो बैंक्रप्सी का मतलब क्या है? इट बिगिंस विद द पिटीशन फाइल्ड बाय द डेटर्स और बाय द क्रेडिटर्स। यानी कि जब डेटर मतलब जिसने पैसा देना है वही अपने खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। बड़े सीधी सी बात है, रोज सुबह क्रेडिटर आके हो अल्लाह कर रहे हैं, रामलाल हाय हाय, रामलाल हाय हाय, रामलाल ने पिटीशन फाइल की, जज साहब मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, ताकि मैं परेशान हो गया हूं इनसे। सिमिलरली क्रेडिटर रामलाल के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे लीगल केस शुरू हो गया किसी व्यक्ति के डिफॉल्ट के बाद, उसे बैंक्रप्सी कहा जाता है। फिर लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जब उसकी एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी को पे ऑफ करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। फिर इंसॉल्वेंसी जो है इज कॉमन टू बोथ बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। मतलब जब डिफॉल्ट है तो ना, डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट का होना इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी, यानी कि नॉट बीइंग एबल टू पे डेट्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, इसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी कहते हैं। जैसे ही डेट पे ना कर पाए, लीगल केस फाइल हुआ, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी के बाद अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो एसेट्स बेच के लायबिलिटी को पे ऑफ करने की कार्यवाही इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। ठीक है जी, आगे। अब आईबीसी के अंदर मैंने कहा जी दो स्टेप्स की गेम होती है। पहले स्टेप के अंदर कंपनी को बचाने की कोशिश की जाती है, फिर अगले स्टेप के अंदर कंपनी का लिक्विडेशन कराया जाता है। तो लॉ कहता है जी एप्लीकेशन अंडर आईबीसी इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट बाय द कॉर्पोरेट डेटर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कॉर्पोरेट डेटर, मतलब फिलहाल मानना कि अगर एलएलपी और कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो दे वुड बिकम कॉर्पोरेट डेटर। अभी डेफिनेशन करा रहा हूं कि अगर कंपनी और एलएलपी ने डिफॉल्ट किया तो दे वुड बिकम कॉर्पोरेट डेटर, और अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है तो हम किसके पास जाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास। इस पूरे कोड में ट्राइब्यूनल को नाम दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लिखने की जरूरत नहीं, आगे आएगा जी। यहां पर ट्राइब्यूनल का नाम क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अगर मान लीजिए डिफॉल्ट होता है इन द पेमेंट बाय द कॉर्पोरेट डेटर, तो ट्राइब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन जाएगी, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी। वो एप्लीकेशन सेक्शन 7 में लेके जाएंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 में ले जा सकते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, या सेक्शन 10 में खुद कॉर्पोरेट डेटर भी अपने खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल एयरसेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी ना, ये उसका एग्जाम्पल है। अब मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का कोई एग्जांपल बताएंगे मुझे? फाइनेंशियल क्रेडिटर का कोई एग्जांपल? हाँ जी, ये वो क्रेडिटर हैं जो कि कंपनी को या एलएलपी को लोन देते हैं, जो लोन देते हैं कॉर्पोरेट डेटर को, फॉर एग्जांपल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज वगैरह। फिर आते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड या सप्लाई करने वाले लोग हैं, यानी कि वो क्रेडिटर जो कॉर्पोरेट डेटर्स को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है जी। तो ये तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, और कॉर्पोरेट डेटर भी कर सकता है। ठीक है जी, और कथा आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, हाँ जी, ये कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये कोड कब कब अप्लाई होता है? जब इंसॉल्वेंसी हो, लिक्विडेशन हो, बैंक्रप्सी हो, वॉलंटरी लिक्विडेशन हो, किस किस का? किसी कंपनी का, any other company governed by any special act like LIC, any limited liability partnership LLP, any other body corporate, personal guarantor to the corporate debtor। अच्छा, कॉर्पोरेट डेटर अगेन मतलब कंपनी और एलएलपी। फिर पार्टनरशिप फर्म एंड द प्रोप्राइटरशिप फर्म, इनके ऊपर भी लगता है कोड।
एंड इंडिविजुअल अदर देन पर्सन रेफर टू इन क्लॉज नंबर ई इन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगता है, तो मतलब किसी को छोड़ा नहीं है, सबको पकड़ लिया है। ये और बात है कि अगर मैं कंपनी और एलएलपी के अलावा कहूं बाकियों के लिए कोड का हिस्सा नोटिफाई नहीं हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कोड अप्लाई नहीं होगा उन लोगों के ऊपर जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कोड डज नॉट कवर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड, यानी कि ये सब है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, तो इनके ऊपर कोड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर इनको रेगुलेटर अपने हिसाब से देखेंगे। बैंकों के केस में आरबीआई, इंश्योरेंस के केस में इरडा, म्यूचुअल फंड वगैरह के केस में सेबी अपने आप देखेगा, वो इस कोड के अंदर नहीं आएंगे। बट फिलहाल बैक टू बैक दो एनबीएफसीज इंसॉल्वेंट हुई, एक था दीवान हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, IL&FS। बैक टू बैक दोनों एनबीएफसी जब इंसॉल्वेंट हुई तो आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि भैया आपके नीचे आपकी दो औलादें इंसॉल्वेंट हुई हैं परंतु आपने कुछ खास किया नहीं, तो एक काम करो एनबीएफसी को यहां डाल दो, बड़ी बड़ी एनबीएफसी को तो यहां डाल दो कम से कम, ताकि हमने जब एक कोड बनाया तो वहां पे कार्यवाही चले। तो फिलहाल ये डिसाइड किया गया कि हर वो एनबीएफसी जिसका एसेट साइज यानी कि जिन्होंने लोन दिए हैं 500 करोड़ या ऊपर के, तो अगर अगर वो इंसॉल्वेंट होती हैं तो उनके ऊपर आईबीसी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ऑल थैंक्स टू दीवान हाउसिंग फाइनेंस वगैरह। ठीक है जी, अब सवाल उठा कि मान लीजिए मैं जिससे बाल कटिंग करवाता हूं उसके मैंने उसे 500 रुपए भी देने हैं पिछली बार की कटिंग के, तो क्या वो मेरे ऊपर आईबीसी में केस कर सकता है? नहीं, एक लिमिट है, कितनी? 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होगा कम से कम, तभी जाके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट डेटर। सबसे पहले कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है, तो मैंने कहा कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है कॉर्पोरेट पर्सन जिसने औरों को पैसा देना है। अब कॉर्पोरेट पर्सन कौन होता है, तो कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आता है? कंपनी, LLP और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद द लिमिटेड लायबिलिटी बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ दो और बाकी लिमिटेड लायबिलिटी से अगर कोई भी एस्टेब्लिश हुआ है तो ओके। तो यानी कि अगर कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनी और LLP ने किसी को पैसा देना है तो मैं कह सकता हूं वो क्या कहलाएंगे? कॉर्पोरेट डेटर कहलाएंगे। ठीक है ना, तो जब भी कॉर्पोरेट डेटर वर्ड आएगा तो मतलब कंपनी और LLP। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन मेरे पास जो अभी रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर की। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर मैंने कहा जी जिन्होंने लोन दिया हुआ है, तो मींस एनी पर्सन टू हुम एनी फाइनेंशियल डेट इज ओड, यानी कि जिस व्यक्ति को कॉर्पोरेट डेटर ने फाइनेंशियल डेट ओन कर रहा है, मतलब देना है, और इसमें वो व्यक्ति भी आता है जिसको ये डेट असाइन, ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक ने लोन दिया पोपली इंडस्ट्रीज को, एक्सिस बैंक ने उठा के HSBC को ये लोन असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो HSBC अब फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो ले देकर फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल डेट। अगर ये वर्ड क्लियर हो जाए तो बात क्लियर है। तो फाइनेंशियल डेट मतलब मैंने तो शॉर्ट में कहा कि इसका मतलब है लोन। आइए पूरी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, फाइनेंशियल डेफिनेशन। फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी डेट अलोंग विद इंटरेस्ट इफ एनी। ओके, यानी कि एक बात तो पक्की है कि इंटरेस्ट हो या ना हो, फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया इंटरेस्ट फ्री लोन में, तो वो क्या लोन फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आएगा? यस, क्योंकि वर्ड क्या है? इफ एनी। ठीक है, और आगे which is disbursed against the consideration for the time value of money। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और 1 साल बाद आपने वापस करना है, तो क्या 1 लाख वापस करोगे? नॉर्मली नहीं, 1,10,000 या 1,20,000 वापस करोगे। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो मेरा इंटरेस्ट की कमाई है, तो इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। कि यानी कि जब भी लोन दिया जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे दिया जाएगा नॉर्मली, बट इंटरेस्ट रेट जरूरी नहीं है दिया जाए, क्योंकि वर्ड है इफ एनी। ठीक है, और आगे बढ़े।
अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? पहला, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट विद लोन विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एनी अमाउंट, कहा गया, हाँ, एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी। घबराना मत, एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी का नाम होता है सीसीओडी, तो इसे हम एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी भी कहते हैं। फिर अमाउंट रेज्ड परसुएंट टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी। विदेशों में नोट परचेज फैसिलिटी कहते हैं, इंडिया में आप लोग इसे कहते हैं डिवेंचर्स। क्या कहते हैं? डिवेंचर्स। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। The amount of any liability in respect of any lease or the hire purchase contract, for example financial और capital lease। financial और capital lease में ultimately asset आप acquire कर देते हो, फिलहाल आपने financial और capital lease पे ली हुई है, तो जो financing का amount है that is called financial debt। उसके बाद receivable sold or discounted other than any receivable sold on the non recourse basis। for example, मान लीजिए मेरे को मैंने लोन लिया हुआ था एक्सिस बैंक से, एक्सिस बैंक ने पोपल इंडस्ट्री को दिया हुआ लोन ट्रांसफर कर दिया एचएसबीसी को। ठीक है, लोन ट्रांसफर हो गया। अब अगर पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कर दिया डिफॉल्ट, तो एचएसबीसी क्या पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे या एक्सिस पे केस कर सकता है? हाँ, यानी कि जब डिफॉल्ट होने पर एचएसबीसी के पास अधिकार रहे डेटर को स्यू करने का, इसे कहते हैं रिकोर्स बेसिस। फिर एक होता है नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या है कि मैंने रिसीवेबल को सोल्ड किया, मैंने रिसीवेबल एक्सेस के रूप में मैंने एचएसबीसी को ट्रांसफर कर दिया और कहा अब तू जाने और पोपली जाने, अगर डिफॉल्ट हुआ मेरे पास मत आना। इसे कहते हैं नॉन रिकोर्स बेसिस। आरबीआई मना करता है नॉन रिकोर्स बेसिस पे कभी भी डिस्काउंटिंग या रिसीवेबल ट्रांसफर नहीं होंगे, मेरे बैंकों को बताता है आरबीआई। ठीक है, तो इसलिए रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड जो हैं वो भी फाइनेंशियल डेट के डेफिनेशन में आएंगे अगर वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे नहीं है। यानी कि जितने भी रिकोर्स बेसिस पे हैं सब के सब, जहां पर आपके पास ओरिजिनल डेटर को या फिर जिससे आपने लिया है उस व्यक्ति को स्यू करने का अधिकार होता है, दे आर कॉल्ड रिकोर्स बेसिस, तो वो सब फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फिर एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एनी अदर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जब आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो क्या करते हो, आप रियल एस्टेट के बिल्डर को 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया, वो 3 या 4 साल बाद जाकर आपको सेल करता है। मतलब फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ एक तरीके का, जिसमें पैसा आज चला गया और पेमेंट और माल की डिलीवरी 3 या 4 साल बाद होगी। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट। हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग। कमर्शियल इफेक्ट मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा कि तुमने कुछ दिया है तो बदले में वो तुम्हें कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा या कोई प्रॉपर्टी सप्लाई करेगा। ये क्लॉज किसके लिए बनाया गया, ताकि हम रियल एस्टेट के अलॉटीज जो है, जो बिल्डरों के सताए हुए हैं, उन लोगों को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में डालकर इस एक्ट के अंदर सहारा दे सकें। सहारा देने के लिए बनाया गया था ये एक्ट, उनको सहारा दिया भी गया शुरू में जब 1 लाख रुपए की लिमिट थी, फिर उड़ा के अब 1 करोड़ रुपए की लिमिट कर दी है, तो फिर कई बेसहारा हो गए। अब 1 करोड़ रुपए सबका तो नहीं लगा होता, वाइट में नहीं लगा होता मैं कह सकता हूं। ठीक है ना, तो जिनका नहीं लगा वो अटक गए, और क्या। और फिर एक और क्लॉज भी है जिसके कारण से वो अटक गए बेचारे। तो सरकार को रियल एस्टेट अलॉटीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट को आगे चलकर। पक्का है, ये पक्का है, क्योंकि बहुत सताए हुए लोग हैं बेचारे बिल्डरों के, मैंने देखा है इतने सताए हुए बिल्डरों ने इतना सता रखा है कि पूछो मत। तो चलिए जी, कोई भी अमाउंट अगर आप रेस करते हैं किसी अलॉटी से किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, तो उसे माना जाएगा शेल बी डीम्ड टू बी एन अमाउंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, तो उसे कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। तो यानी कि इस क्लॉज के अंदर एक्चुअल में रियल एस्टेट अलॉटीज को कवर करने की कोशिश की गई। फिर कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी फाइनेंशियल डेट कहलाएगी। फिर एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गारंटी इशूड बाय द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई गारंटी दी है और बदले में आपने उसे काउंटर इंडेमनिटी दी है कि चिंता मत करो आपको लॉस होगा तो भरपाई मैं करूंगा, तो इसे भी फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में कहा जाता है। फिर अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द गारंटी और इंडेमनिटी, यानी अगर कोई भी गारंटी और इंडेमनिटी अगर इशू हुई है ए से लेकर एच तक, किसी भी चीज पे गारंटी वगैरह इशू की गई है तो वो भी फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आएगी। अगर आपने किसी भी कॉर्पोरेट डेटर के लिए कोई गारंटी या इंडेमनिटी इशू की है।
तो ये सब फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद देखो जी, जो परचेज, शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन अमाउंट आप जमा कराते हो, सब्सक्रिप्शन मनी फॉर द परचेज ऑफ शेयर, तो वो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा या वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अभी बाकी डेफिनेशन नहीं, हम पहले आते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन पर। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है? हर वो व्यक्ति जिसे कि कोई ऑपरेशनल डेट ओड है, और इसमें भी वो ऑपरेशनल क्रेडिटर आते हैं जिन्हें डेट लीगली असाइंड कर दिया गया है या ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑपरेशनल डेट, अब ऑपरेशनल डेट में आगे गेम अटक गई थी। ऑपरेशनल डेट का मतलब क्या होता है? तो लॉ कहता है ऑपरेशनल डेट का मतलब है मींस अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपने पैसा देना है, इंक्लूडिंग जो एम्प्लॉइज को भी पैसा देना है, और इंक्लूडिंग जो आपने सरकारों को पैसा देना है टैक्स वगैरह के फॉर्म में, वो सब के सब ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन में आता है। तो ये ऑपरेशनल डेट है। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है? जिन्हें ऑपरेशनल डेट देना है, और ऑपरेशनल डेट में क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट के ड्यूज। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी डेफिनेशन बाद में करेंगे, बट फिलहाल अब मैं आता हूं सबसे पहले सेक्शन 6 भी हम कर चुके हैं। CIRP अभी बताया था ना, जो रिवाइवल की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। तो CIRP प्रोसेस कब शुरू होती है? जब एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास फाइल होती है। कौन करता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन पे आते हैं। सेक्शन 7 आइएगा, सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन 7। नीचे देखिएगा एक चार्ट दिया होगा, ये रहा एक चार्ट, ये देखिएगा, इस चार्ट पे आ जाओ। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कहता है? कहता है जी ये प्रोसेस कब शुरू होती है? जब मान लीजिए सबसे पहले हुआ डिफॉल्ट। किसने डिफॉल्ट किया है? किसी कॉर्पोरेट डेटर ने। कॉर्पोरेट डेटर ने अगर डिफॉल्ट किया तो फिर CIRP की एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके फाइनेंशियल क्रेडिटर पहुंचे हैं। जब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे तो ट्राइब्यूनल के पास 14 दिन का समय है, 14 डेज टाइम है, कि या तो वो इस एप्लीकेशन को एडमिट कर सकते हैं या फिर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो फिर ऐसे रिजेक्ट नहीं होगी, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी विड्रॉ करने की एप्लीकेशन की। कितने दिन? 7 डेज की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 डेज। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। जब तक इस एप्लीकेशन को एडमिट या रिजेक्ट नहीं किया जाता 14 डेज के अंदर, तब तक एप्लीकेशन फाइल करने वाला चाहे तो इसे रिवोक भी कर सकता है, मतलब रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी? और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मान लीजिए एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो गई, जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी तो उसके बाद एक पीरियड 180 डेज का एक पीरियड शुरू होता है जिसे हम कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जिसकी चर्चा अभी हम सेक्शन 14 में करेंगे। मतलब ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में कॉर्पोरेट डेटर की किसी भी एसेट पे कोई कब्जा नहीं करेगा कोई बैंक, उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, डिसीजन देगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा, जो फाइल हुए पड़े हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो इसे कहते हैं मोरेटोरियम। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाएगा। कब? जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट कर दी जाएगी, किसके द्वारा? ट्राइब्यूनल के द्वारा। पब्लिक नोटिस में क्या क्या होगा अभी पता लग जाएगा। फिलहाल जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होगी, अब मैंने याद करो, मैंने कहा था जी जो पूरा स्ट्रक्चर है इस कोड का, उसमें ऊपर आता है बोर्ड, उसके नीचे आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही वो व्यक्ति हैं जो कि पूरी कंपनी को मैनेज करेंगे, एंड दे विल रिपोर्ट इनटू अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो देयर वुड बी अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि जैसे ही कंपनी यहां पर आएगी तो अब कंपनी का चार्ज किसके हाथों में आ जाएगा? क्रेडिटर्स के हाथों में। बट क्रेडिटर सुबह से शाम तक तो कंपनी में बैठेंगे नहीं, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठेगा कंपनी में, जो कंपनी को मैनेज करेगा, कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे जो कंपनी को मैनेज करेंगे कंपनी के डूबने पर, और कंपनी को रिवाइवल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कंपनी में जब अपॉइंट होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की है,
और उस एप्लीकेशन में किसी आईआरपी को, इसे किसी व्यक्ति को आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में उसने प्रपोज किया है। इंटरिम, इंटरिम वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि ये व्यक्ति अभी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर की पसंद है, सबकी नहीं। तो अब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से इसलिए कहते हैं कि ये अपने अपॉइंट होते ही सबसे पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, यानी कि सभी क्रेडिटर का एक ग्रुप बनाएगा। और उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर की खास बात ये रहती है कि उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आते हैं, उसमें केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं। यानी कि मेरे मोहल्ले का नाई, मेरे चंदू हलवाई, मेरे रामलाल छोले वाला, ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर की एक कमेटी बनेगी और जैसे ही कमेटी बनेगी, उसकी कमेटी बनने के 7 डेज के अंदर अंदर उसकी एक मीटिंग होगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर की। उस मीटिंग के अंदर ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अब सबके सामने जाएगा और कहेगा कि हालांकि मुझे एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अपॉइंट किया है, मगर मैं आपकी सबकी पसंद बनना चाहता हूं, बोलिए क्या करें। अब क्रेडिटर इस पे वोट डालेंगे। अगर 66% वोट इसके फेवर में आ गए तो यही बंदा अब कंटिन्यू करेगा आगे अंत तक एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम वर्ड हट जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। पर अगर क्रेडिटर कहते हैं नहीं नहीं भाई, तू तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है इसके, नहीं नहीं हम सस्ते में कर लेंगे काम, तू जा जा जा, तो फिर इसकी जगह पर किसी नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन एडमिट होता ही कौन आता है? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है। इसका रोल क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर को बनाना बस, और पहली मीटिंग में चले जाना या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाना। लो जी, इसने बनाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कितने दिन में अभी देखेंगे। फिर उसके बाद पहली मीटिंग के अंदर ही आईआरपी को वेकेट करना पड़ेगा, अपना ऑफिस छोड़ देगा और आरपी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आरपी ये भी हो सकता है, आईआरपी भी, या नया भी आ सकता है, बट जब तक आरपी नहीं आता तब तक आईआरपी को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो जी, मतलब पीछे हट रहे हैं वैसे तो हम। सेक्शन 7, आइए सेक्शन 7 इसके मेन वर्ड्स देख लीजिए सेक्शन 7 के। क्या कहता है? कहता है जी फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर जॉइंटली भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या फिर कोई और पर्सन भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई और पर्सन भी। अच्छा, किस लिए? फॉर इनिशिएटिंग द CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब ट्रिब्यूनल को। कब? जब डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट होने पे फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद अकेले भी, औरों के साथ मिलकर भी, या फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर कोई और भी फाइल कर सकता है। अब सबसे पहली बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर कोई और भी फाइल कर सकता है का मतलब क्या है? लो जी, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर कोई और फाइल कर सकता है, मतलब क्या है? ये रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ लोगों को जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। कैसे? पहला, गार्जियन। माइनर ने अगर लोन दिया है, माइनर लोन दे सकता है क्योंकि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, तो माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। मान लीजिए मैंने लोन दिया हुआ है, लोन देने के बाद मैं लुढ़क गया, अब मेरा जो लोन है वो रिकवर करके मेरे परिवार में कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मैं विल में लिख के गया हूं। अब विल में लिख के गया हूं तो एक वकील जो विल के अकॉर्डिंग काम करेगा उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। मान लीजिए मैं विल लिखना भूल गया और पहले लुढ़क गया, अब कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। फिर ट्रस्टी, डिबेंचर के केस में, डिपॉजिटर्स के केस में डिबेंचर या डिपॉजिटर ट्रस्टी, ये लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि लो जी तुम हमारे को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है, जॉइंटली भी दे सकता है, या कोई और व्यक्ति भी उसके बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ओके, आइएगा नीचे आइएगा। मैंने कहा जी एप्लीकेशन कौन दे सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद भी, जॉइंटली भी दे सकता है, एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर भी दे सकता है, जैसे कि हमने कहा डिबेंचर ट्रस्टी या डिपॉजिट ट्रस्टी, ठीक है जी। अब मैंने कहा जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या है? ए लिमिटेड 10 लाख, बी लिमिटेड 95 लाख।
जॉइंटली है 1 करोड़ से ज्यादा हो गए, यानी कि हमने कहा था 1 करोड़ के डिफॉल्ट पे लगता है आईबीसी। अब इनमें से किसी एक का डिफॉल्ट तो 1 करोड़ नहीं है, बट जॉइंटली 1 करोड़ है, तो फिर जॉइंटली देखा जाएगा। यस, देखा जाएगा, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद लो जी, मैंने कहा जी ए लिमिटेड लोन अवेल करता है किससे? एक्सिस बैंक से भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी और बैंक ऑफ इंडिया से भी। आउटस्टैंडिंग कितना है लोन का? 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। डिफॉल्ट हुआ है रीपेमेंट टू द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे करो, यहां पे कर दो ऑल बैंक्स, ऑल बैंक्स कर दो इसे। लो जी, सभी बैंकों का डिफॉल्ट हो चुका है। ओके, सभी बैंकों का डिफॉल्ट हो गया। अब बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल की है सबके बिहाफ पर, ज्वाइंट नहीं है, ओनली बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल की है सबके बिहाफ पर। क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा जी बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल की 35 करोड़ की, सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर का डिफॉल्ट लिख दिया। भाई तू अपना देखना, तो औरों का क्या देख रहा है? तो क्या ये एप्लीकेशन वैलिड है? आइएगा, एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उस पर आइएगा। कहता है जी डिफॉल्ट इंक्लूड अ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल डेट owed not only to the applicant financial creditor, जो एप्लीकेंट फाइल करने वाला है उसका डिफॉल्ट ही नहीं, बल्कि किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी डिफॉल्ट हुआ है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो डिफॉल्ट के अंदर। तो जब बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो अपना नहीं, बाकियों का भी इंक्लूड कर रहा है, तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन ये अलाउ करती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या देंगे? रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, जो कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है, यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने कहा जो बंद तो गई है, काम करना शुरू नहीं किया है, उसके पास अगर कोई डिफॉल्ट का रिकॉर्ड्स वगैरह, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंफॉर्मेशन जमा कराई होगी, वो दिखाओ। अब लॉ मेकर्स को पता था कि आसान नहीं है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को एग्जिस्टेंस में लाना, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया नहीं है तो कोई और रिकॉर्ड या एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट दिखा दो। ओके, किसी व्यक्ति का नाम बताओ जिसे आप आईआरपी बनाना चाहते हो, मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं उनमें से किसी व्यक्ति को चुना जाएगा। देश में अभी 3000 के करीब हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को आईआरपी के रूप में प्रपोज किया जाएगा। फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी आईबीबीआई बताएगा, बताई हुई है बट आपके सिलेबस में नहीं है। अब कितने दिन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डिसाइड करने के लिए? 14 डेज का टाइम है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, क्या डिफॉल्ट सही में हुआ है, एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, जिस व्यक्ति को आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चल रहा है, तो वो एप्लीकेशन को एडमिट कर देगी। परंतु अगर इनमें से एक भी गड़बड़ है, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट नहीं हुआ, या फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले 7 दिन का मौका दिया जाएगा डिफेक्ट को दूर करने के लिए। फिर कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआरपी, ध्यान रखना जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिट किया जाएगा उसी दिन से जो पीरियड शुरू होगा उसे हम कहते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए देखते हैं सारा हो गया, केवल एक पैराग्राफ रह गया होगा, वो है ये वाला पैराग्राफ रह गया बस, ये वाला। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को मैं इस सेक्शन को पढ़ाने के बाद आऊंगा वापस। ठीक है, अब मीनवाइल कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं, उन डेफिनेशंस पे आ जाइएगा। हाँ जी, डेफिनेशन पे आ जाइएगा। लो जी, एक है इनिशिएशन डेट। इनिशिएशन डेट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस से। इनिशिएशन डेट का मतलब होता है कि जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या होता है, मान के चलो कॉर्पोरेट डेटर, अभी बताऊंगा बाकी। जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास CIRP को शुरू करने के लिए, तो एप्लीकेशन का फाइल करना इज कॉल्ड एज इनिशिएशन डेट। ठीक है, फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कब मानी जाती है?
मीन्स द डेट जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिट किया जाता है, यानी कि जिस दिन एडमिट किया जाता है उसे CIRP कहते हैं। यस, तो उसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट भी कहा जाता है। उसका एक और नाम क्या है जी? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इतनी बात भी क्लियर हो गई। चलिए, फिर उसके बाद मैंने कहा जी मॉरेटोरियम पीरियड कितने दिन का होता है? 180 डेज का। उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, यानी कि वो पीरियड है जिसमें हम रिवाइवल की कोशिश करेंगे। मींस द पीरियड ऑफ 180 डेज बिगिनिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मतलब जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई, और एंड कब होगा? 180th डे पर, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए, तो ये हमने सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन समझ ली। अब हम आते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के ऊपर, सेक्शन 8 एंड 9। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देख लेना जी। मैंने कहा जी ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन हैं एप्लीकेशन को एडमिट या रिजेक्ट करने के लिए? 14 डेज हैं। तो उन 14 डेज के अंदर क्या एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे परमिट विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर इट्स एडमिशन। तो यानी कि एडमिशन से पहले रिवोकेशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए एप्लीकेशन एडमिट हो गई, अब होने के बाद क्या डिफॉल्ट, क्या रिवोक की जा सकती है? हाँ, उसके लिए बना हुआ है सेक्शन 12 कैपिटल ए। इसके ऊपर भी बाद आऊंगा, 21 करने के बाद आऊंगा, ताकि होल्ड अच्छा बनेगा आपका। चलिए वापस आ जाओ, सेक्शन 7 हमारा हो गया। 7 करने के बाद हम आते हैं 8 और 9 पे। 8 और 9 दोनों ही ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए दिया हुआ है। क्या कहता है? कहता है जी देखो, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जिनको कॉर्पोरेट डेटर ने गुड्स ली हुई हैं, सर्विसेज ली हुई हैं, एम्प्लॉइज एंड साथ में आपके गवर्नमेंट ड्यूज, तो जब भी ऑपरेशनल क्रेडिटर तुम्हारा अमाउंट पेंडिंग है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले एक डिफॉल्ट के केस में सबसे पहले एक डिमांड नोटिस सर्व करोगे। नोटिस ऑफ अनपेड इनवॉइस बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर किसको? कॉर्पोरेट डेटर को सर्व किया जाएगा कि भैया ये तूने मुझे पैसा पे करना है और मैं तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दे। 10 दिन के अंदर पेमेंट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो एक काम कर, ये जो डेटर है ये दिखाएगा कि भाई तेरा मेरा तो डिस्प्यूट चल रहा है, देख कोर्ट में चल रहा है, या फिर मैं तुझे पहले ही लेटर लिख चुका हूं, हमारा या तो कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, या मैं पहले ही लेटर डाल के दे चुका हूं कि तेरी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी बहुत पुअर है और मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला। या तो डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कोर्ट में केस चल रहा है, या तो ये दो चीजें दिखा दे कौन? कॉर्पोरेट डेटर। अगर दो चीजें नहीं दिखा पाया और 10 दिन में पेमेंट भी नहीं कर पाया, तो फिर अब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी CIRP को शुरू करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास। प्रोवाइडेड शर्त यह है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए एंड द कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी डिफॉल्ट रीपे ना किया हो, मतलब कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से कोई भी पेमेंट ना आई हो एंड कोई भी डिस्प्यूट ना हो, तब जाकर ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। यानी कि अगर डिस्प्यूट हो या फिर पेमेंट आ गई हो तो ये एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती। ठीक है जी। तो अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, पेमेंट भी नहीं आई, 10 दिन में पेमेंट भी नहीं की अगले ने, तो फिर अब आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। बाकी सारा केस अब सेक्शन 7 वाला है। एनसीएलटी इस एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। 14 डेज का टाइम है। इन 14 डेज के अंदर रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन भी हो सकता है। अगर एनसीएलटी ने इस एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया तो मॉरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाएगा और एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन का मौका देगी डिफेक्ट को दूर करने के लिए। जैसे ही एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसका? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अच्छा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? आते ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन होते ही पहली मीटिंग के अंदर ये कहेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, और इसकी जगह पर आरपी अपॉइंट हो जाएगा। परंतु जब तक आरपी नहीं आता तब तक आईआरपी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट डेटर। अगर खुद के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करना चाहे, क्या खुद के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? कहता है मान लीजिए अगर आपने ऑपरेशनल या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर का कर दिया डिफॉल्ट,
तो आप खुद भी एप्लीकेशन लेके ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, परंतु पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेना, मेंबर्स की अप्रूवल ले लेना। अब बिल्कुल सेम है बाकी। एनसीएलटी 14 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इन 14 डेज के अंदर जब तक एडमिट नहीं होता तब तक आप एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को 14 डेज में एडमिट या रिजेक्ट किया जाएगा और एडमिट होते ही मॉरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाएगा एंड पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एंड अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 डेज का टाइम देगा एप्लीकेशन में एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। जैसे ही एप्लीकेशन का एडमिशन होगा, अब क्या होगा जी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, पहली कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की पहली मीटिंग के अंदर ही आईआरपी वेकेट कर दिया जाएगा और आरपी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जब तक आरपी नहीं आता तब तक आईआरपी ही कंटिन्यू रहेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही कंटिन्यू रहेगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आपकी ये आई कि सर आईआरपी के केस में आईआरपी कौन बनाएगा, प्रपोज कौन करेगा। हमने देखा फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन के साथ में आईआरपी प्रपोज किया था, सेम कॉर्पोरेट डेटर भी अपनी एप्लीकेशन के साथ में आईआरपी प्रपोज करेगा। सेक्शन 16 में अभी हम पढ़ेंगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए लिखा है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन के साथ करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे बना देगा आईआरपी। कॉर्पोरेट डेटर भी अपनी एप्लीकेशन के साथ करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे आईआरपी बना देगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर करता है तो उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईआरपी बना देगा, और ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर नहीं करता किसी को प्रपोज तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीबीआई कहेगा कि आप मुझे दीजिए किसी व्यक्ति का रेफरेंस जिसे मैं आईआरपी बना सकूं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 7, 8, 9, 10, ये होते हैं पूरे। अब हम आते हैं सेक्शन 11 के ऊपर। चलिए जी, ये क्या कहता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। हमने कहा अभी जी, अभी तक तो कौन कौन कर सकता है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है और कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है। बट कहता है अब इनमें से भी, तीनों में से भी कुछ सिनेरियो में लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कहता है जी वो कॉर्पोरेट डेटर जो अभी सीआईआरपी में चल रहा है या फिर पीआईआरपी में चल रहा है। अब ये क्या भला है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे डाल के भी आपके सिलेबस में डाला नहीं है। ऑल थैंक्स टू इंस्टीट्यूट। चलो जी, ऐसे काम करते रहते हैं। पीआईआरपी क्या होता है, देखो जी, मैंने आपको बताया सीआईआरपी के अंदर कि कंपनी का सारा कंट्रोल किसके पास में आ जाता है, क्रेडिटर के पास में। और क्रेडिटर कंपनी को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, एक प्रोफेशनल के थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू पूरी कंपनी को मैनेज किया जाता है। ठीक हो गई इतनी बात। अब होता क्या है जी कि हाई कोर्ट में केस गया, होते होते सुप्रीम कोर्ट में गया, और जिसमें कहा गया कि यार ये कौन है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और ये क्या है और ये क्यों है। मतलब इतनी सारी पावर है इस बंदे के पास कि भैया कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे के सारे मैनेजमेंट को हटा के ये व्यक्ति कंपनी को मैनेज कर रहा है। तो क्या मतलब ये कौन है, मतलब ये तो प्रभु के समान शक्तिमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, प्रभु के समान शक्तिमान है, क्या लिख रहे हो ये भाई। ये बंदा तो केवल रिपोर्ट करता है किसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को। तो असल में तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास है सारी पावर, ये तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है। बट फिर भी कंप्लेन आई कि नहीं 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 नहीं, मतलब कई दिक्कत ये आ रही थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा रहा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कंटेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। अल्टीमेटली ले देके कि प्रॉब्लम आ रही थी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक नया स्कीम निकाला पीआईआरपी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि भैया अब क्या होगा, अब हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल केवल एक ऑब्जर्वर का काम करेगा इन एंटिटीज के लिए, और मैनेजमेंट उन्हीं हाथों में रहेगा जो कि गड़बड़ कर रहे हैं। 1 साल के अंदर वो टेक ओवर करवा देंगे अपने आप। ठीक है, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो ऑब्जर्वर के रूप में काम करेगा। इस प्रोसेस को नाम दिया गया पीआईआरपी। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिलहाल यहां पर उसका रेफरेंस जरूर आया है कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर जिसके खिलाफ सीआईआरपी की प्रोसेस फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने शुरू की है, वो फिर अपने लिए सेक्शन 10 के अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरी तो पिटीशन ऑलरेडी चल रही है। ठीक है ना। दूसरी बात, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या
ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसकी पीआईआरपी चल रही हो, मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ पीआईआरपी चल रही है, अब कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर सीआईआरपी शुरू करना चाहता है, यहां पर नहीं हो सकती क्योंकि पीआईआरपी चल रही है। थर्ड, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी सीआईआरपी अभी कंप्लीट हुए 12 महीने भी नहीं हुए, 12 महीने तो होने दे कम से कम, सीआईआरपी अप्रूव होगा, तेरा रिवाइवल प्लान अप्रूव होगा, 12 महीने तक उस रिवाइवल प्लान को अप्रूव हुए हो जाने दे, कम से कम देख तो ले उसका इंपैक्ट क्या है। तो 12 महीने तक दोबारा मत आइए, ठीक है ना। आगे, कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड अंडर पीआईआरपी। अगर सिमिलरली जैसे पीआईआरपी का प्लान अप्रूव्ड हुआ तो 12 महीने तक उस प्लान को देख तो लो, तो इसलिए 12 महीने तक नजर मत आना यहां पर दोबारा। फिर वो कॉर्पोरेट डेटर या फिर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने रिवाइवल प्लान अप्रूव्ड होने के बाद उसका वायलेशन किया है और वो 12 महीने तक एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द, मतलब जिस दिन भी उन्होंने वायलेशन किया ना, फिर 12 महीने तक वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर जो कि लिक्विडेशन में चल रहा है, अब लिक्विडेशन में चल रहा है तो सीआईआरपी में रिवाइवल की एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, नहीं कर सकता ना। चलिए, बट एक सिनेरियो मुझे बताइएगा, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सीआईआरपी के अंदर है। अब सीआईआरपी के अंदर क्या किया गया, रिवाइवल की कोशिश की जा रही थी, तो ए लिमिटेड का एक डेटर था एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड से पैसा मंगाया गया। अब एक्स लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया तो क्या ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू कर सकता है? आंसर इज हाँ। ये जो ऊपर सबसे पहले क्लॉज लिखा गया ना कि कॉर्पोरेट डेटर जिसकी सीआईआरपी चल रही है वो नहीं फाइल कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के लिए नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि अपने लिए नहीं कर सकता। यानी कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर आपके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं तो अब आप अपने लिए दोबारा एप्लीकेशन फाइल सेक्शन 10 में नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर आपके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। मगर आप अपने किसी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करना चाहते हैं, यस कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी, यानी कि आप किसी और के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करना चाहते हैं, अपने डेटर के खिलाफ कर सकते हैं। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगेंस्ट इट्स डेटर, अगेंस्ट इट्स डेटर। तो अपने डेटर के खिलाफ एप्लीकेशन शुरू करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द सीआईआरपी। हाँ जी, मैंने कहा जी सीआईआरपी कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, आंसर इज 180 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट देखो जी अगर ना हो पाई किसी कारण से, रिवाइवल अभी नहीं हो पा रहा, थोड़ा टाइम और लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन कोड देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा 180 दिन, अब नॉर्मली कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है वो बन जाती है 25-30 दिन के अंदर बन जाती है, जहां पे आईआरपी जो है आरपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 180 दिन के अंदर सीआईआरपी नहीं कंप्लीट हो पा रही तो एक्सटेंशन के लिए कौन जाएगा, आरपी। अब आईआरपी नहीं, क्योंकि आईआरपी तो 25-30 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करके चला जाएगा, या तो वो आरपी बन जाएगा या चला जाएगा। तो अब एक्सटेंशन लेने कौन जाएगा, आरपी खुद नहीं जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर पहले 66% मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें कहेगी कि एक्सटेंशन लेके आओ, फिर आरपी एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैक्सिमम एक्सटेंशन देगी 90 दिन का, और मैक्सिमम एक्सटेंशन केवल एक ही बार दिया जाएगा, दूसरी बार नहीं दिया जाएगा, एक ही बार एक्सटेंशन दिया जाएगा और वो भी मैक्सिमम 90 डेज का। ये पॉसिबल है कि पहली बार एक्सटेंशन मिला 50 डेज का, क्या सेकेंड टाइम 40 डेज का मिल सकता है? नहीं, एक ही बार मिलना है एक्सटेंशन और वो मैक्सिमम 90 डेज का मिलना है। तो यानी कि 180 प्लस 90 डेज यानी कि 270 डेज हो गए। अब हुआ क्या, मान लीजिए किसी ने कंपनी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कुछ केसेस फाइल कर दिए थे, मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर ने अपने डेटर्स के खिलाफ कुछ केसेस फाइल कर दिए थे, ये प्रोसेस चली तो लीगल केसेस में काफी दिन आए, रिवाइवल में काफी डिले हो गया। लॉ कहता है यार अगर लीगल केसेस वगैरह भी फाइल हुए हैं तो भी ओवरऑल मैं आपको दे रहा हूं 330 दिन, 330 डेज के अंदर पूरी की पूरी प्रोसीडिंग खत्म कर लेना, सीआईआरपी की रिवाइवल प्रोसेस को खत्म कर लेना। वैसे कितने दिन है, 180। अगर एक्सटेंशन लेनी हो तो वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगी, मैक्सिमम 90 डेज था, तो 180 प्लस 90 270 हो गए। अगर लीगल केसेस भी फाइल हो गए तो 330 डेज तक तो निपटारा कर ही देना प्लीज, ठीक है। उसके बाद मोरेटोरियम मोरेटोरियम क्या कहता है कहता है जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जैसे ही एप्लीकेशन को एडमिट करेगा, सेक्शन 7 हो 9 हो 10 हो, आपने एक चीज कॉमन देखी थी, वो क्या कि जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होगी मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, साथ में एक पब्लिक नोटिस भी अनाउंस कर दिया जाएगा और
आईआरपी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन एडमिट करते ही तीन चीजें होंगी, आईआरपी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सेक्शन 16 में देखेंगे, मॉरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाएगा 14 में देखेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी 15 में देखेंगे। तो पहले 14 देखते हैं मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम में क्या क्या चीजें मना होती हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो जी, कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ अब कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा, कोई भी नया सूट वगैरह फाइल नहीं होगा, जो चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। इनफैक्ट अगर कोई ऑर्डर पास किया जा चुका है तो उसका एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। फिर कॉर्पोरेट डेटर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इनफैक्ट चार्ज वगैरह भी क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी बैंक वगैरह, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट डेटर से पैसा रिकवर करने के लिए एनफोर्समेंट नहीं कर सकता, मतलब प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता अपनी। सिमिलरली कोई भी ओनर जिसकी प्रॉपर्टी को लीज पे लेके बैठा है कॉर्पोरेट डेटर, वो अपनी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकता। तो ये सब कुछ सेक्शन 14 के अंदर मना है, परंतु कुछ गुड्स या सर्विसेज जो कि एसेंशियल नेचर की होंगी उनकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, अब ये गुड्स और सर्विस जो एसेंशियल नेचर की होंगी वो कौन सी गुड्स होंगी, ये आईआरपी या आरपी डिसाइड करेंगे। दे विल कंसीडर्ड कि कौन सी गुड्स ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, उनकी सप्लाई नहीं रुकेंगी, मगर एक शर्त है, वो क्या, कि इनकी पेमेंट होती रहे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी तो मशीनरी चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट करते रहना, उसकी सप्लाई नहीं रुकेगी, कोई नहीं रुक सकता क्योंकि वो एसेंशियल है। ठीक है ये जितने आपने मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉर्पोरेट डेटर को लगेगा, परंतु अगर कॉर्पोरेट डेटर के लिए किसी ने गारंटी दी है, किसी इंडिविजुअल ने, कोई गारंटर वगैरह है, कोई श्योरिटी वगैरह है, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि उसको तो हम लपेट देंगे, यस, उसके खिलाफ केस भी चलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, केवल कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर आंच नहीं आएगी। हे प्रभु, अच्छा जी, मॉरेटोरियम पीरियड कब तक चलता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 180 दिन तक। यानी कि 180 दिन तक मॉरेटोरियम पीरियड चलता है। बट मान लीजिए 180 दिन से पहले ही कोई रिवाइवल प्लान अप्रूव्ड हो गया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर को रिवाइवल प्लान बड़ा पसंद आया, तो जैसे ही उन्होंने प्लान को अप्रूव किया मॉरेटोरियम खत्म। या फिर 180 दिन से पहले ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने कहा यहां कुछ नहीं हो सकता, कंपनी को लिक्विडेट करना ही सही रहेगा तो अगर बीच में डिसाइड किया गया कि लिक्विडेट करना ही सही रहेगा तो भी मॉरेटोरियम खत्म। तो यानी कि मॉरेटोरियम वैसे तो 180 या 270 या 330 दिन में खत्म होता है, बट अगर पहले ही, मतलब उससे पहले ही अगर कोई प्लान अप्रूव्ड हो गया मॉरेटोरियम खत्म, लिक्विडेशन का डिसीजन हो गया मॉरेटोरियम खत्म। ठीक हो गई इतनी बात। If before 180 days any resolution plan has been approved or an order for liquidation of the corporate debtor passed, तो moratorium ceases to exist। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 15 जो बात करता है पब्लिक अनाउंसमेंट की। कहता है जी पब्लिक अनाउंसमेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाँ जी, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या आएगा, पहला बताया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर कौन, अच्छा पब्लिक अनाउंसमेंट कौन देता है, ये देता है आईआरपी। अपने अपॉइंटमेंट होने के बाद जल्द से जल्द आईआरपी क्या करता है, अपनी एक पब्लिक अनाउंसमेंट जारी करता है न्यूज़पेपर के अंदर कि देखो जी ये कॉर्पोरेट डेटर है और ये इसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, मैं इसका आईआरपी हूं, जो जो लोग इसके क्रेडिटर हैं वो अपना क्लेम सबमिट कीजिए, साथ में इनवॉइस की कॉपी दे दीजिएगा, और हमारे पास 180 दिन का समय है इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, ये टाइम शुरू होता है अब। ठीक है ना, तो इस तरीके की एक एड पब्लिक अनाउंसमेंट जारी होगी, कौन करेगा, आईआरपी करेगा। चलिए, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बताया जाएगा जो सीआईआरपी के अंदर है। यह भी बताया जाएगा कि ये कॉर्पोरेट डेटर किसके पास रजिस्टर्ड है, मतलब भाई कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है कंपनी या एलएलपी, दोनों ही किसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, आरओसी के पास। ठीक है, फिर लास्ट डेट कौन सी है जब तक आप अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। फिर डिटेल ऑफ आईआरपी बताई जाएगी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन सा होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद पेनल्टी भी बताई जाएगी कि बेटा अगर तुमने मजे लिए और गलत क्लेम सबमिट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। फिर 180 दिन बाद कब सीआईआरपी प्रोसेस खत्म होगी ये भी बताया जाएगा, मतलब 180 दिन कौन सा होगा ये भी बताया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आईआरपी को ये कब तक करनी है पब्लिक अनाउंसमेंट, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक हो गई इतनी बात। ये चार्ट आपको बताता है कि मॉरेटोरियम पीरियड कब से शुरू होता है। मैंने कहा जी एप्लीकेशन जिस दिन एडमिट हुई वहां से शुरू होगा, मैक्सिमम 180 दिन तक जा सकता है, 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, परंतु
इससे बीच में ही अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया तो मॉरेटोरियम खत्म, इससे पहले ही अगर कोई अप्रूवल हो गया रिवाइवल प्लान का तो मॉरेटोरियम खत्म। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हाँ जी, अब अगर हम बात करें कि इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की, तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट के लिए मैंने अभी तक 3 बातें बताई थी। मैंने कहा जी जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो किसी व्यक्ति का नाम देना ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, कॉर्पोरेट डेटर जब एप्लीकेशन फाइल करेगा तो किसी ना किसी व्यक्ति का नाम एज IRP देना ही देना पड़ेगा। परंतु जब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो नाम देगा या नहीं देगा, यहां ऑप्शनल है। अगर तो नाम दिया है तो जिस नाम को दिया है उसे IRP एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर देगा। बट अगर नाम नहीं दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको कहेगा? IBBI को। IBBI को 10 दिन के अंदर नाम देना पड़ेगा कि भैया इस व्यक्ति को आप IRP अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो IRP का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ CIRP कौन फाइल कर रहा है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर कर रहा है या कॉर्पोरेट डेटर कर रहा है तो अलोंग विद द एप्लीकेशन वो किसी व्यक्ति को, किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिकमेंड करेंगे। मतलब उनके पास पैनल में लिस्ट होती है जिसमें से वो फीफो बेसिस पे उठा के नाम देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से फीफो बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे IRP के रूप में अपॉइंट किया जाता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कौन अपॉइंट करता है? NCLT। परंतु जब मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करता हूं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में कितने केस हैं? 2 केस है। अगर कोई IRP प्रपोज नहीं है और अगर IRP प्रपोज्ड है। अगर IRP प्रपोज्ड है तो NCLT जो प्रपोज है उसे IRP अपॉइंट कर देगा। परंतु अगर कोई IRP प्रपोज नहीं है तो NCLT किसको कहेगा? IBBI को कि हाँ जी रेफर करो। IBBI इसके बाद रिकमेंड करेगा कि लो जी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है और इसको आप IRP बना दीजिए, ठीक है जी। IRP का टेन्योर कब तक होता है? जब तक RP नहीं आता। ये फ्लो चार्ट्स के अंदर भी दिखाया हुआ था 7, 8, 9, 10 के अंदर। जब तक RP नहीं आता तब तक IRP रहता है। या तो यही RP बन जाएगा या नया आएगा। जब तक नया नहीं आएगा तब तक यही IRP कंटिन्यू करेगा। ठीक हो गई इतनी बात। आगे मैंने कहा जी स्टेप्स फॉर द IRP। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की जो एप्लीकेशन है उसमें IRP का नाम प्रपोज नहीं है तो फिर क्या होगा? एडजुडिकेटिंग, आपने सबसे पहले तो एप्लीकेशन सबमिट की, IRP का नाम प्रपोज नहीं था, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन सबमिट की, तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी IBBI को कहेगी और IBBI 10 दिन के अंदर रिकमेंडेशन देगी। फिर एडजुडिकेटिंग उसे IRP अपॉइंट करके इस एप्लीकेशन को एडमिट करेगी। यानी कि यहां पर एप्लीकेशन का एडमिशन तब होगा जब IBBI की तरफ से किसी व्यक्ति का नाम रिकमेंड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चलिए आगे फिर हम आते हैं सेक्शन 17 के ऊपर। अभी तक हमने देखा IRP का अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब IRP अपने अपॉइंटमेंट के बाद क्या उखाड़ लेगा? लॉ कहता है हम बताते हैं। सेक्शन 17 के अंदर उसकी कुछ पावर्स वगैरह दी गई हैं कि भैया ये पावर तेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कोड वर्ड में ध्यान रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वैसे कोड बनाने के लिए है। सस्पेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट, केवल कोड के रूप में याद करने के लिए है। MOA का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि कंपनी के बिजनेस, कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को मैनेज करेगा कौन? IRP, यानी कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसे कि अपॉइंट किया गया है वो पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। ये मत सोचना कि ये प्रभु बराबर है, नहीं, कुछ नहीं है, ये केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर कौन करवाता है इससे? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। ये केवल डायरेक्शन का पालन करता है। तो ये मत समझो कि ये पोपली के 6 पैक ऐब आ गए हैं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जो डायरेक्शन देगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर मैं वही करता हूं और मैं उससे अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे पास केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है ना। आगे सस्पेंशन ऑफ पावर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, सभी के सभी ऑफिसर्स की पावर खत्म हो जाएगी आज के बाद। पता है हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया कि जैसे ही तुम्हें सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम ये करना है कि कंपनी में जाते ही उसकी सिक्योरिटी एजेंसी चेंज करनी है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बेचारा हम जाते हैं कंपनी में, चार्ज ले लेते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी पुराने वाली है, वो डायरेक्टर्स को पुराने रिपोर्ट करती है, वहां से सामान उठ के चोरी होता रहता है। कोई भी चोरी हुई तो जिम्मेदार हम हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेनिंग में सिखाया जाता है हमें कि सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी चेंज करो। दूसरा, बैंक में सिग्नेचर्स बंद करवा दो पुराने लोगों के और कह दो कि आज के बाद तुम मेरे सिग्नेचर्स एक्सेप्ट करोगे, बैंक किसी और के नहीं। तो ये हमें काम सिखाया जाता है। 2 स्टेप हमें पहले करने होते हैं।
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के बाद कंप्लाई करेंगे इंस्ट्रक्शन किसकी, आईआरपी की। सारे के सारे कंपनी के ऑफिसर, कॉर्पोरेट डेटर के ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेंगे आज के बाद, केवल आईआरपी को। जब मैं कहता हूं ना मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में इसके पास कौन सी पावर्स हैं, ये भी एक कोड के रूप में याद करना। देखो जी, कोड के रूप में याद करना। एग्जीक्यूट, एक्शन, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे, एग्जीक्यूट द एक्शन अगेंस्ट, कोड बनाने के लिए कह रहा हूं, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये थोड़ा कोड बन गया। हाँ जी, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह साइन होने हैं, ये बंदा करेगा। एक्शन, ये वो एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है जो इसे आईबीबीआई परफॉर्म करने को कहेगा। आईबीबीआई के पूरी रेगुलेशंस हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। यही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसी भी आज के बाद कानून को कंप्लाई करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की रिटर्न है ये भरेगा, जीएसटी की रिटर्न है ये फाइल करवाएगा, इसकी जिम्मेदारी है। इसके पास एक्सेस रहती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जितने भी रिकॉर्ड्स फाइल हुए हैं उन सब की एक्सेस इसके पास रहती है। ये और बात है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने काम करना शुरू नहीं किया, और इसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी एक्सेस रहती है कॉर्पोरेट डेटर के। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, अब आता है एलिजिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर मैं कहूं आईआरपी या आरपी कौन बन सकता है, क्या कोई एलिजिबिलिटी है? हाँ, एलिजिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी बात, आप आईआरपी या आरपी कैसे बनते हो? आप इंडिविजुअल बन सकते हो, यस। आप किसी कंपनी के रूप में भी बन सकते हो, यस। आप पार्टनरशिप फर्म वगैरह के रूप में भी बन सकते हो, यस। अगर आप इंडिविजुअल बनते हो तो इंडिविजुअल हम कहेंगे कि आप आरपी हो या आईआरपी हो। परंतु अगर आप फर्म के थ्रू या कंपनी के थ्रू बनते हो तो इन फर्म या कंपनी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। जैसे ऑडिट के लिए इंडिविजुअल ऑडिटर भी हो सकता है और फर्म ऑफ ऑडिटर भी हो सकता है, सेम यहाँ पर इंडिविजुअल आरपी भी हो सकता है और कंपनी। यहाँ पर मगर ध्यान रखना, ऑडिटर में कंपनी नहीं आ सकता, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आ सकता, बट यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, बॉडी कॉर्पोरेट में भी कंपनी आता है। तो कंपनी भी बन सकती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और फर्म भी बन सकती है, एलएलपी भी बन सकती है। इनको कंबाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कहता है जी प्रपोज्ड आरपी हो गया, या फिर कोई, या फिर सभी के सभी पार्टनर्स या डायरेक्टर्स उस आईपीई के, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के, वो सब के सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ध्यान रखना, ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो जो 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन थी ना, वो सारी ये भी पूरी करेंगे। उसके अलावा ये रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए कॉर्पोरेट डेटर के। अब मैं यहां पर आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सेक्शन 5 क्लॉज 24 एंड सेक्शन 5 क्लॉज 24A, वहां पे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है। आप एक बार पढ़ेंगे क्लियर होती जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक बार पढ़ के जरूर डालनी है डेफिनेशन। दोनों में फर्क क्या है? एक सेक्शन 5 क्लॉज 24 में जो रिलेटेड पार्टी है वो रिलेटेड पार्टी है विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट डेटर, और फिर जो सेक्शन 5 क्लॉज 24A के अंदर रिलेटेड पार्टी है वो रिलेटेड पार्टी है विद रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल। वैसे मेरे पास कुछ रेफरेंस आएगा अभी उन दोनों सेक्शंस का 29C के अंदर, वहां पर मैं उनको लेके जाऊंगा आपको वहां पर। तो जब मैं ये सेक्शन रेफर करवा दूंगा ना 29C, तो आप उसके बाद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब वैसे भी डेफिनेशन आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने रिलेटेड पार्टी सेक्शन 2 क्लॉज 76 की डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कर रखी है, तो फिर उसको समझने में फिर अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, सी क्लॉज को पढ़कर ना आपको 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर ई याद आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। कहता है ये ना एम्प्लॉय हो, ना प्रोपराइटर हो, ना पार्टनर हो, किसी फर्म ऑफ द ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का। ठीक है ना, ना एम्प्लॉय हो, ना पार्टनर हो, ना प्रोपराइटर हो। बिल्कुल वही बात 149(6)E में भी कर रखी थी, थोड़ी सी अलग थी कि वहां पे कैश की बात थी, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, पिछले 3 साल में कभी भी और करेंट ईयर में कभी भी। यहाँ वो शब्द नहीं है, यहाँ सिंपल से शब्द है। वो क्या कि ना एम्प्लॉय हो, ना प्रोपराइटर हो, ना पार्टनर हो, किसी फर्म ऑफ ऑडिटर का, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का या कॉस्ट ऑडिटर का। सिमिलरली ना एम्प्लॉय हो, ना प्रोपराइटर हो, ना पार्टनर हो, किसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म का जिसकी ट्रांजेक्शंस रहती है कॉर्पोरेट डेटर के साथ कम से कम 5% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म
इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। यही का यही पॉइंट वहां पे भी था 149(6)E के अंदर, बट यहाँ 5% है, वहां 10% था। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, ध्यान से सुनना। कहता है कोई भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि डायरेक्टर है या पार्टनर है किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का, शेल नॉट कंटिन्यू एज अ आरपी इन अ सीआईआरपी। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी या फिर एनी अदर पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ सच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और स्टेक होल्डर को। क्या मतलब है, देखना शुरू करते हैं। एक बार और पढ़ लो इसे, इतना नीचे बढ़िएगा। एग्जाम्पल राम, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था, एसोसिएट था आईबीसी एंड कंपनी के साथ, जो कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है, कंपनी है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी हो गई। ठीक है, अब राम को अपॉइंट किया गया एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ द वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कौन बन गया, कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, वाई लिमिटेड के कुछ क्रेडिटर हैं F1 से लेकर F10, ये क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अच्छा, मैंने कहा था कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन आता है, केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, तो ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बन गए। अब जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग होती है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर उस मीटिंग में पहुंचते हैं। एक F1 का F10 का कहना था, देखो जी मुझे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की समझ है नहीं, मैं उस मीटिंग में जाके क्या उखाड़ लूंगा, तो इसलिए मैं अपनी जगह किसी और प्रोफेशनल को जिसे आईबीसी की समझ हो उसे अपॉइंट करना चाहता हूं। आईबीसी की समझ किसे होगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को होती है, तो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना चाहता हूं। ये किसने कहा, F10 ने कहा कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना चाहता हूं। तो जय जो कि डायरेक्टर था एबीसीएन कंपनी का, इसी में जिसमें राम है उसका डायरेक्टर, ये उसे प्रपोज कर रहा है। तो लॉ ने क्या लिखा है, कहता है जी अगर आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बने तो फिर अगर आप किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के साथ कनेक्टेड है तो उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी या फिर उसका कोई डायरेक्टर या फिर कोई और पार्टनर किसी भी और स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कि अब जिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के अंदर आप हैं उसका एक डायरेक्टर किसी और स्टेक होल्डर यानी कि किसी क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, तो अलाउ नहीं है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। राम, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है जी, चलिए एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न। अब यहाँ पे ना ड्यूटीज है, सेक्शन 17 के अंदर आपने राइट्स किए थे, तो यहाँ पर अब ड्यूटीज हैं। वो ड्यूटीज क्या क्या है, कहता है जी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तुम्हें प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने पड़ेगी कंपनी की प्रॉपर्टी को, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ध्यान रखना, एंड मैनेज करना पड़ेगा उसके ऑपरेशन को एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब पूरे रिवाइवल पीरियड में उसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, आईआरपी के पास कुछ अधिकार भी रहेंगे, वो क्या अधिकार है, मतलब कुछ अधिकार तो वहां पे भी देखे थे, ये कुछ और एडिशनल अधिकार भी आ गए अब। टू अपॉइंट द अकाउंटेंट लीगल एंड अदर प्रोफेशनल एज मे बी नेसेसरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसे फ्रॉड की संभावना लग रही है, अब फ्रॉड की संभावना लग रही है तो फिर ये क्या करेगा कि पास्ट के 6 महीने की ट्रांजैक्शंस का या 1 साल की ट्रांजैक्शन का या 2 साल तक की ट्रांजैक्शन का ये फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगा, ताकि फॉरेंसिक ऑडिट से पता लगे कि कहां कहां पर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब पैसा देना था पहले ए को रोक के बी को दे दिया, ऐसी ट्रांजैक्शन, कहां कहां अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉपर्टी थी 10 करोड़ की, डायरेक्टर को बेच दी गई 1 करोड़ में, तो ये इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट होगा। ठीक है ना, तो ये अपॉइंटेड लीगल एंड अदर प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है। ये कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्यूटी है कि इंटरिम फाइनेंस, देखो जी आपने इसके ऊपर कहा है कि ये बंदा गोइंग कंसर्न के रूप में एंटिटी को चलाएगा। गोइंग कंसर्न के रूप में एंटिटी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। आज हम इस सिचुएशन में आईबीसी में तभी खड़े हैं क्योंकि इंसॉल्वेंसी, क्योंकि कंपनी की हालत खराब है, तभी तो आज हम आईबीसी के अंदर खड़े हैं, वरना आईबीसी में क्यों होते, तो कंपनी की हालत खराब है तभी तो हम खड़े हैं। तो अब हुआ क्या, अब हालत खराब है तो एंटिटी को चलाने के लिए थोड़ा फाइनेंस चाहिए, तो क्या ये इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है, यस, प्रोवाइडेड उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई भी एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करेगा ओवर एनी इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर। कि देख भाई ऐसा है अगर मान लीजिए किसी ऑलरेडी, क्योंकि अब प्रॉपर्टियों पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो चुके होंगे तभी तो डूब डूब के ये हालत पहुंची है, कंपनी ने सारा लोन तो सुखा लिया होगा तभी तो ये हालत पहुंची है। अब ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है उसके ऊपर तो फर्दर चार्ज देना चाहता है, तो पहले एग्जिस्टिंग जो क्रेडिटर था जिसके पास ये प्रॉपर्टी गिरवी है, आप उसकी कंसेंट लोगे इंटरिम फाइनेंस रेज करने से पहले, क्या लोगे, उसकी कंसेंट लोगे। बट हैंग ऑन,
आपको ये कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लोन लेने के बाद भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 गुना रहने वाली है, पर यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1000 करोड़, आप लोन एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिला के 500 करोड़ ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद इसके पास अथॉरिटी रहेगी कि कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंस, मार्केटिंग सभी लोगों को ये डायरेक्शन से इश्यू कर सकता है। फिर ये सारे वो स्टेप्स ले सकता है जो कि कॉर्पोरेट डेटर को गोइंग कंसर्न के रूप में चलाने के लिए जरूरी होते हैं। अब मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम टू द आईआरपी। भाई हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की बात की थी, मैंने कहा था पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होता है कि लोग अपने अपने क्लेम सबमिट करते हैं, क्रेडिटर अपने अपने क्लेम सबमिट करते हैं। तो सवाल उठा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जब क्लेम सबमिट करता है तो उसके लिए वो एक फॉर्म नंबर सी है वो भरता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर्म नंबर बी भरता है, और वर्कमैन के लिए एंड एम्प्लॉयज के लिए जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का ही पार्ट है उनके लिए एक फॉर्म अलग से बनाया गया है, फॉर्म नंबर डी, फॉर्म नंबर डी। ठीक है। अगली बात कहता है जी क्रेडिटर अपना क्लेम कब तक सबमिट कर देंगे विद प्रूफ, यानी कि इनवॉइस की कॉपी के साथ, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट में दी जाएगी। अब आईआरपी जैसे ही क्लेम आ जाएंगे उन सबको वेरीफाई करेगा कितने दिन में, विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट जो भी क्लेम रिसीव करने की दी हुई थी वहां से। हालांकि जैसे जैसे आते जाते वो वेरीफाई करता जाता है। फिर उसके बाद 7 दिन खत्म होने के बाद अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो एक रिपोर्ट बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा कि लो जी, बताएगा इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, इतने ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं इनकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना दीजिए। लो जी ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्रेडिटर कोई अपना क्लेम सबमिट नहीं कर पाया है इस टाइम के अंदर, तो फिर भी वो क्लेम सबमिट कर सकता है 90th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट तक भी। हम यहां तक भी उसे क्लेम सबमिट करना अलाउ कर रहे हैं, यहां तक भी। उसके बाद दिक्कत है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे, फिर तो केवल तभी एडमिट होगा जब रेयर केस में कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउ करेगी, नहीं तो 90th डे तक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं चाहिए, इसको एप्लीकेशन देके आप करवा सकते हो। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जिसका नाम है सेक्शन 21, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर कौन बनाता है, आईआरपी या आरपी? हमने कहा जी आईआरपी बनाता है। कब बनाता है? सारे क्लेम इकट्ठे कर लिए, क्लेम इकट्ठे करने के बाद वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन आता है? केवल और केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसा है जो कि रिलेटेड पार्टी है, किसकी? कॉर्पोरेट डेटर की। ओ माय गॉड, अगर कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है तो ध्यान रखना वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं बनने वाला। यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है तो वो पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, इसके लिए रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी टू द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब सेक्शन 5 क्लॉज 24 की डेफिनेशन रेलेवेंट है। वो कहता है हैंग ऑन, नॉट एप्लीकेबल। इफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर रेगुलेट किया जाता है किसी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा, प्लस वो रिलेटेड पार्टी क्यों बना है? क्योंकि उसके इक्विटी शेयर्स, उसका लोन जो था जो उसने दिया था वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया गया है। हाँ, मतलब ये प्रोविजन कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं होगा, ये नॉट एप्लीकेबल है उस फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए जो कि एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा गवर्न किया जाता है। और वो रिलेटेड पार्टी इसलिए बना है क्योंकि उसका लोन जो है इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है? आइएगा, ये एनालिसिस नीचे दिया हुआ है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नाम है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब सी लिमिटेड के बारे में बात करूं, 20 करोड़ का डेट है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ठीक है, सी लिमिटेड कहता है जी 35% शेयर होल्ड करते हैं इन द कॉर्पोरेट डेटर एंड दस रिलेटिव। 35% पर रिलेटिव कैसे हो गए, आइए बताता हूं। आइएगा 524 की डेफिनेशन पे, सेक्शन 5 क्लॉज 24 की डेफिनेशन पे फटाफट आ जाइएगा। सेक्शन 5 क्लॉज 24, लो जी, ये रही रिलेटेड पार्टी। ये रिलेटेड पार्टी किसके रिलेशन में है? इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर है। अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, कहां गया? जे में था, कहीं और निकल गया क्या? हाँ, ये रहा। एनी पर्सन हु कंट्रोल
more than 20% of the voting right in the corporate debtor on account of the ownership or the voting agreement. तो ये कॉर्पोरेट डेटर के क्या कहलाते हैं? रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो हमने पढ़ा कि अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं बन सकते। यानी कि मेरे एग्जांपल में अगर मैं वापस आ जाऊं तो क्या सी लिमिटेड जो कि 35% होल्ड करता है कॉर्पोरेट डेटर में, तो ये रिलेटिव हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया, तो क्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सी लिमिटेड आ सकता है? नहीं आ सकता। ओके, बी लिमिटेड की बात करते हैं। बी लिमिटेड ये भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एफसी मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये होल्ड करता है 30% शेयर। बट ये 30% शेयर क्यों होल्ड करता है? क्योंकि इसने कभी लोन दिया होगा, उस लोन में डिफॉल्ट हुआ, लोन के एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर लोन में डिफॉल्ट हुआ तो हम लोन के बदले इक्विटी शेयर्स ले लेंगे तुम्हारे। नॉर्मली ऐसा होता है, बैंक ऐसे करते हैं। यस बैंक ने 22% शेयर उठाए हुए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, ठीक है ना। तो फिर अब बी लिमिटेड जो कि लोन दिया है, और अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा गवर्न भी किया जाता है, अगर मैं मान के चलूं ये कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा गवर्न भी किया जाता है, और जिसका लोन जो है इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है, तभी ये 20% के क्राइटेरिया को छू पा रहा है और ये रिलेटेड पार्टी बना है, तो लॉ कहता है अब रुक जा बी लिमिटेड, तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, तू कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट रहेगा, चिंता मत कर। ठीक है ना, तो यही लिखा है हमने अभी तक, हमने यही पढ़ा है सेक्शन 21 में। लो जी, तो यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, अगर आप रिलेटेड पार्टी हैं तो आप नहीं आएंगे, परंतु अगर आप रिलेटेड पार्टी ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा गवर्न की जाती है, प्लस रिलेटेड पार्टी इसलिए बने हैं क्योंकि आपके लोन में डिफॉल्ट हुआ था, तो आप आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। आगे फिर कहता है, मान लीजिए अगर कॉर्पोरेट डेटर ने फाइनेंशियल डेट देना है तो 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन ईच ऑफ देम शैल बी अ पार्ट ऑफ द सीओसी एंड देयर वोटिंग शेयर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड टू देम। अब मान लीजिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट डेटर ने लोन लिया हुआ है कंजोर्शियम बैंकिंग या फिर मल्टीपल बैंकिंग के अंदर। मल्टीपल बैंकिंग और कंजोर्शियम में फर्क क्या होता है? कंजोर्शियम बैंकिंग में कई बैंक मिलकर लोन देते हैं, मगर एक बैंक लीड बैंकर होता है और बाकी सारे बैंक उसके फॉलोवर होते हैं, इसे कंजोर्शियम कहते हैं। फिर एक मल्टीपल बैंकिंग होती है जिसमें कंपनी ने कईयों से लोन ले रखा है, कोई लीडर नहीं है, सब चौधरी हैं, ठीक है ना, सब अपने अपने चौधरी बन रहे हैं। तो फिलहाल अगर मान लीजिए आप कंजोर्शियम बैंकिंग में हैं, एक कंजोर्शियम बैंकिंग है जिसमें 6 बैंक्स आते हैं, ओ माय गॉड, कंपनी चली गई सीआईआरपी के अंदर। अब हालांकि एक लीडर था, लॉ कहता है सीओसी में कोई लीडर नहीं है, बाहर लीडर थे, ठीक है, सीओसी में आता ही सब बराबर हैं, सारे अपने अपने वोटिंग शेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। वोटिंग शेयर कैसे निकलता है? जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपका वोटिंग शेयर है, ठीक है। तो वेयर द कॉर्पोरेट डेटर अगर फाइनेंशियल डेट 2 से ज्यादा क्रेडिटर को होल्ड करता है तो अपना अपना अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, दोनों है, तो फिर जहां तक फाइनेंशियल डेट का सवाल है तो उसके लिए तो वो फाइनेंशियल कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बन जाएगा और उसको वोटिंग शेयर भी उतने शेयर का मिल जाएगा। पर जहां तक वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो ऑपरेशनल डेट के लिए वो पार्ट नहीं बनेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? मान लीजिए आपका एक क्रेडिटर है जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर है 10 करोड़ के लिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर है 5 करोड़ के लिए, तो 10 करोड़ के पोर्शन के लिए वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बनेगा, उसके पास वोटिंग शेयर 10 करोड़ का रहेगा, 5 करोड़ कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद कहता है, मान लीजिए अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसा है जिसने अपना ऑपरेशनल डेट उठा के असाइन कर दिया है किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को, मान लीजिए ऑपरेशनल डेट ट्रांसफर हुआ किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो फिर हमें डेट देखना है, क्रेडिटर नहीं, डेट कौन सा था? ऑपरेशनल डेट। किसको गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर, मुझे मतलब नहीं, डेट फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेट था तो बस वो जिसको भी गया है, अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है तो भी असाइनी क्या बनेगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये एफसी लिखा हुआ है, ऑपरेशनल क्रेडिटर रहेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि डेट क्या है? ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल डेट है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए फाइनेंशियल डेट दिया गया है कंसोर्शियम अरेंजमेंट के अंदर या फिर सिंडिकेट फैसिलिटी के द्वारा। अब सिंडिकेट और कंसोर्शियम में क्या फर्क होता है? मैंने कहा जी कंसोर्शियम के अंदर कई सारे बैंक इन्वॉल्व हैं और लोन देने के बाद उन सबकी मीटिंग हुई, फिर उनमें से अपने सबने एक को अपना लीडर बना लिया लोन देने के बाद,
परंतु लोन देने से पहले अगर बैंक मिले, अपने में से एक लीडर बनाया और फिर मिल के लोन दिया, इसे कहते हैं सिंडिकेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डेट कंजोर्शियम के रूप में या सिंडिकेट के रूप में दिया गया है और उस एग्रीमेंट में, कंजोर्शियम या सिंडिकेट के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं जो हमारे बिहाफ पर सारे एक्शन लेगा, तो फिर सिंगल ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है सभी के सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा। एग्रीमेंट में लिखा गया था, लॉ कहता है तेल लगाओ, भगाओ उस एग्रीमेंट को, आग लगाओ उस एग्रीमेंट को तेल लगा के, मुझे, मेरे लिए उस एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा, CIRP शुरू होगा, मेरे लिए हर क्रेडिटर अलग अलग है, यानी कि हर क्रेडिटर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर में। हाँ, ये हो सकता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में आने के बाद सारे कहें नहीं नहीं नहीं, हम तो उसी ट्रस्टी के साथ चलेंगे। ठीक है, अब उसे दोबारा से ऑथराइज करो, जो पुराने एग्रीमेंट में ऑथराइज है हम उसे नहीं मानेंगे, अब दोबारा से ऑथराइज करो, यानी कि ऑथराइज कर सकते हो किसी ट्रस्टी को अपने बिहाफ पर, कोई दिक्कत नहीं। किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हो, जिसे लॉ की नॉलेज है IBC की, उसको अपॉइंट कर सकते हो कि जा भाई तू हमारे हितों को रिप्रेजेंट कर। ऐसा हो सकता है कि कंसोर्शियम में 6 बैंक थे, जिनमें से 4 बैंक अलग हो गए, 2 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI ने मिलकर अपना एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया अपने दोनों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रंगारंग कार्यक्रम हो सकता है। तो चारों ऑप्शन है। जब जब कंसोर्शियम या सिंडिकेट फैसिलिटी होगी, देर आर 4 ऑप्शन, 4 डिफरेंट ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिएगा हाँ जी, ये एनालिसिस में नीचे आइएगा तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा ए लिमिटेड एक कॉर्पोरेट डेटर है, इसने लोन लिया था डिफरेंट बैंक से कंसोर्शियम या फिर सिंडिकेट फाइनेंस सिस्टम के अंदर। एग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि एक ट्रस्टी हम अपॉइंट कर रहे हैं जो कि सभी बैंकों को रिप्रेजेंट करेगा डिफॉल्ट के केस में। बट 21 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? कहता है डिफॉल्ट के केस में बैंकों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो उस ट्रस्टी को ऑथराइज कर दे दोबारा कि भाई तू ही चल। दूसरा, रिप्रेजेंट देम एट देयर ओन, अपने आप खुद हर बैंक अपने को रिप्रेजेंट करे। तीसरा, किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करो जो कि RP ना हो, ध्यान रखना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो तो कॉर्पोरेट डेटर के लिए काम कर रहा है ना, कॉर्पोरेट डेटर के रिवाइवल के लिए, उसको छोड़ के किसी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लो, 3000 लोग हैं, ठीक है ना, जो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। और या फिर जो तुमने IP अपॉइंट किया है वो जॉइंटली किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ भी कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन बैंकों के पास हैं, 21 सबसेक्शन 6। उसके बाद वापस आते हैं, ये सेक्शन बड़ा रेलेवेंट है, 21(6)(a। इसको डाला इसलिए गया क्योंकि JP इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई। JP इंफ्रास्ट्रक्चर, JP ग्रुप, 10,000 फ्लैट बनाए गए, 10,000 फ्लैट, और जितने फ्लैट, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, सारे फ्लैट्स अटके हुए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा रोड पे। तो 10,000 लोग आज भी भटक रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब सुनो, लॉ कहता है कि ये 10,000 के 10,000 लोग फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था हैव द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि इसका जो इन्होंने पैसा दिया है बिल्डर को, उसका कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग है। अब मगर एक बात सोचो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग आ रही है, मीटिंग हो रही है, वहां पे SBI से बंदे आए हुए हैं, एक्सिस बैंक से बंदे आए हुए हैं, और ये 10,000 आ गए। इन 10,000 लोगों ने वहां आकर उचित अनुचित शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर अजीब लग जाएगा वहां थोड़ा माहौल। हालांकि दिल से चोट खाए हुए लोग हैं, जो बैंकर आए हैं उनके तो घर का पैसा नहीं है, बट 10,000 लोगों के घर का पैसा है, तो दिल से आह निकल रही होगी वहां पर। तो फिर लॉ कहता है मगर सिनेरियो तो गंभीर है, तो अब हम क्या करें? इसलिए हम इन सब को नहीं बुला सकते, तो फिर इन सब की जगह पर इनका एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट होगा, उसके लिए प्रोसीजर सुनिए। ये जो RP है ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइवल करवा रहा है, ये 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उठाएगा। पहले लोगों से मंगाएगा कि कौन कौन बनना चाहता है, 3 नाम उठाएगा, ऑब्वियसली अपने दोस्त यार हो गए उठाते हैं लोग। उन 3 नामों में से उठाकर वो 3 नाम, हालांकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये देगा अंडरटेकिंग, भेज देगा इन सभी लोन होल्डर्स को, यानी कि सभी के होम बायर्स को। अब वो होम बायर्स उन पे वोटिंग करेंगे, उन तीनों पे। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा इनके बिहाफ पर।
ठीक है, वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा। अब जो आरपी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उसका नाम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा कि सर सबसे ज्यादा वोट इसे मिले हैं, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस व्यक्ति को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना देगी होम बायर्स का। तो ये बात लिखी हुई है कहां पर, 21(6)(a) के अंदर, 21(6)(a) के भी क्लॉज नंबर बी के अंदर। ठीक है, क्लॉज नंबर ए किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिट होल्डर के लिए। डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिट होल्डर, ये दोनों के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है जिसे डिबेंचर ट्रस्टी या डिपॉजिट ट्रस्टी कहते हैं। तो उनके बिहाफ पर तो एक्शन डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर ही लेगा, डिपॉजिट ट्रस्टी या डिबेंचर ट्रस्टी ही लेगा। ठीक है ना, वेयर अ फाइनेंशियल डेट कंसिस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर, और ट्रस्ट डीड में अपॉइंट किया गया है ट्रस्टी इनके हितों को मैनेज करने के लिए, तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा इन सभी डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर होल्डर्स के लिए। तो ये तो हो गई समस्या खत्म। अब रह गए रियल एस्टेट के बायर। फॉर द रियल एस्टेट अलॉटी, आईआरपी एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिसमें नाम बताया जाएगा कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। ध्यान रखना, वो आरपी नहीं होना चाहिए अदर देन द आईआरपी। आईआरपी के अलावा, क्योंकि अभी कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन हो रहा है, तो अभी तो आईआरपी होगा। ठीक है ना, तो आईआरपी के अलावा कोई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए जिसको ये कहेगा कि इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए, और जिसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमिटी ऑफ क्रेडिटर की पहली मीटिंग से पहले ही अपॉइंट कर देगा कि हाँ जी ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जब आप लिस्ट उठाओगे, 3 नाम उठाओगे, तो आपको ध्यान रखना है किसको, आईआरपी को, कि वो जो 3 नाम उठा रहे हो वो कौन से होने चाहिए, वो उसी स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के होने चाहिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी के रहते हैं। यानी कि आईआरपी शैल ऑफर द नेम ऑफ 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी वोटेड अपॉन बाय द क्लास ऑफ द क्रेडिटर्स who must be from the state or union territory which has the highest number of the creditors। यानी कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ होम बायर्स रहते हैं ना, होम बायर्स, क्योंकि उन्हीं के लिए अपॉइंट कर रहे हो, तो वो उसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए। परंतु मान लीजिए उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में तो 3000 है। तो फिर अगर मान लीजिए उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कोई ऐसा नहीं है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियर बाय स्टेट या यूनियन टेरिटरी से उठा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नियर बाय स्टेट का उठा लो। कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, वो अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं तो 51% ऑफ वोटिंग शेयर से लेते हैं, मोर देन 50 नहीं, 51%। परंतु अभी तो सर हमने एक जगह 66 देखा था। यस, कंपनी में भी 2 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। सिमिलरली यहां पर भी नॉर्मली सारे डिसीजन 51% से लिए जाएंगे, बट कुछ स्पेसिफिक डिसीजन है जिनके लिए 66% वोट कहा गया है। ठीक है, आगे फिर कहता है सीओसी चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आरपी से, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कभी भी मंगा सकती है, और आरपी को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी सीओसी ने उस इंफॉर्मेशन को मंगाया है। अब अभी तक तो हमने कहा कि भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर में केवल और केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, बट एक सिनेरियो ऐसा भी है जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर से बन सकती है। एक सिनेरियो ऐसा है, वो क्या, कमिटी ऑफ क्रेडिटर विद ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं कहता हूं कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर है परंतु वो सारे के सारे रिलेटेड पार्टी हैं, हो गया काम। तो फिर कैसे बनेगी कमेटी? Where the corporate debtor has no financial debt और where all the financial creditor are related party of the corporate debtor, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर किस तरीके से बनेगी? अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर में आएंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर आएंगे, लॉजिक ऑपरेशनल क्रेडिटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, चंदू हलवाई, रामू नाई, हरिओम छोले भटूरे वाला। तो फिर लॉ कहता है मुझे टॉप के 18 उठाने हैं, टॉप के 18। अगर हैं ही 10 तो फिर तो लॉ कहता है 10 के 10 उठा लो, अगर बहुत ज्यादा है तो टॉप के 18 उठा लो। ठीक है, टॉप के 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर उठाए आपने बाय द वैल्यूज। उसके बाद एक उठाना है आपने वर्कर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, एक रिप्रेजेंटेटिव, और एक रिप्रेजेंटेटिव उठाना है आपने एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता हुआ। वर्कर और एम्प्लॉइज में फर्क क्या होता है? अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए तक है तो आप वर्कर हैं, 10,000 रुपए महीना से ऊपर है तो आप एम्प्लॉय हैं। सर हम आर्टिकल हैं तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? आप दोनों ही कैटेगरी के नहीं हो वैसे तो, मगर नॉर्मली आप एम्प्लॉय हो क्योंकि आप क्लरिकल रोल में हो। ठीक है,
क्योंकि डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर है, तो मैं वहां नहीं जा रहा। एक तो 10,000 रुपए का क्राइटेरिया है, उसके बाद आप क्लरिकल में, मैनेजरियल में, सुपरवाइजरी रोल में नहीं होने चाहिए, और 10,000 रुपए तक सैलरी है तो आप वर्कर हैं, अदरवाइज आप एम्प्लॉय हैं। ठीक है, चले। अच्छा वोटिंग राइट कैसे निकलता है? जितना इन सबको डेट ड्यू है। एक मिनट, ये तो नहीं समझ आया होगा ऐसे तो, हाँ चिंता मत करो, आते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वोटिंग राइट कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, सिचुएशन नंबर 1, ऑपरेशनल क्रेडिटर 1 से लेकर ऑपरेशनल क्रेडिटर थे 100, प्लस वर्कर्स भी बहुत सारे थे और एम्प्लॉयज भी बहुत सारे थे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाओ, 100 है, 100 में से टॉप 18 निकाल लो, ये लो जी। उसके बाद वर्कर में से एक उठाओ, वर्कर्स को कहो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, सिमिलरली एम्प्लॉयज को कहो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। टॉप के 18 को बताओ कितना अमाउंट ड्यू है, इनको कितना अमाउंट ड्यू है। टॉप 18, टॉप सारे 100 को नहीं, केवल टॉप 18 को 40 करोड़। वैसे 100 को कितना ड्यू है, 100 को कितना ड्यू है 60 करोड़, मुझे लेना देना नहीं है, मैं 40 करोड़ उठाऊंगा। तो वोटिंग पावर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास कितना रहेगी? हाँ जी, वोटिंग पावर कितनी रहेगी ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास? 40 करोड़। अब वर्कर्स का, अब वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। एक वर्कर का डेट लूंगा या सभी वर्कर का? सभी वर्कर का, टोटल डेट ऑफ वर्कर। एक एम्प्लॉय का डेट लूंगा या सभी का? सभी एम्प्लॉयज का। तो यानी कि जितने ऑपरेशनल क्रेडिटर आए हैं उनका डेट, प्लस सभी वर्कर का डेट, प्लस सभी एम्प्लॉयज का डेट, ये बना आपका टोटल वोटिंग पावर। ये बनी आपकी टोटल वोटिंग पावर, और इस तरीके से आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चले, उसके बाद ओहो 21 में हम आ गए थे। हाँ जी, अब जरा ये कुछ एनालिसिस जो और रह गए हैं वो भी देख लेते हैं। कहता है जी, एनालाइज द फॉलोइंग इज द डेट विद रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर ए लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग इतना है, स्टेटस ये दे रखा है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद करना, मतलब मेरी ये क्लिपिंग सुनने से पहले पॉज कर देना और खुद अपना दिमाग लगाना कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन आएगा, कौन कौन आएगा और कितना अमाउंट आएगा, मतलब वोटिंग शेयर कितना रहेगा। चलिए, पॉज कर दिया होगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अनपॉज कर देना आप, मतलब बीच में आपने सॉल्व कर दिया होगा आई थिंक। हाँ जी, सबसे पहले ए लिमिटेड 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में नहीं आएगा। बी लिमिटेड ऑलरेडी समझ चुके हैं, 15 करोड़ का डेट है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है बी लिमिटेड, क्योंकि ये डिफॉल्ट के कारण बना है तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट हो गया। सी लिमिटेड ये रिलेटिव है, ये नहीं बनेगा। डी लिमिटेड 10 करोड़ का डेट है, जिसमें से फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में 6 करोड़ है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में 4 करोड़ है, तो डी लिमिटेड आएगा, परंतु 6 करोड़ के लिए आएगा। ई लिमिटेड 5 करोड़ का डेट है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, नहीं आएगा। एक्सिस बैंक 30 करोड़ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एक्सिस बैंक आ गया। बैंक ऑफ इंडिया 10 करोड़ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, लो जी 10 करोड़ आ गया। तो टोटल वोटिंग पावर कितनी बनी? 61 करोड़, और हर एक का रिस्पेक्टिव वोटिंग शेयर ये रहा। ठीक है जी, वोटिंग शेयर कैसे निकलता है, आगे बढ़े। हाँ जी, अब आपने बताना है। हाँ जी, यहां पर बड़ा ही टेक्निकल एक सवाल है जो कि इंस्टीट्यूट ने 1-2 बार पूछा था इलेक्टिव लॉ के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट जो है जब पूछा तो मैंने एक ऑब्जेक्शन रेज की थी बोर्ड ऑफ स्टडी को कि ये क्या है भाई, गलत करवा रहे हो तुम लोग, रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। फिर उनका अगली बार दोबारा क्वेश्चन पूछा इलेक्टिव लॉ में, फिर सही पूछा उन्होंने। अब मैं ये नहीं कहूंगा मेरे जैसे शायद किसी और ने भी कहा होगा ऑब्वियसली, बट शुक्र है कि इंस्टीट्यूट ने सच्चाई को पहचाना और रियल लाइफ पे आया। रियल लाइफ में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बड़ा टेक्निकल मुद्दा है। मैं मुद्दा बताने से पहले एक थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी के 100 मेंबर है, मीटिंग में आए केवल 10 लोग, 5 लोग फेवर में थे, उनके वोट थे 10 लाख, 2 लोग अगेंस्ट में थे, उनके वोट थे केवल 10,000, 5 और 2 7, बाकी 3 ने वोट ही नहीं डाला। तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, इसको जज करने के लिए केवल 2 चीजें देखते हैं, वोट फेवर में कितने हैं, वोट अगेंस्ट में कितने हैं, बस। अगर वोट इन फेवर ज्यादा है अगेंस्ट से तो OR,
वोट इन फेवर 3 गुना ज्यादा है और वोट अगेंस्ट से तो स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं डाला हम उन्हें देखते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते। जो मीटिंग में नहीं आए हम उन्हें कंसीडर ही नहीं करते। ओह, परंतु कमिटी ऑफ क्रिएटर में ऐसा नहीं होता। कमिटी ऑफ क्रिएटर में क्या होता है, मैंने कहा जी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए 66% मेजोरिटी चाहिए होती है, अगर आपको याद हो तो। अभी किया था सेक्शन 12 के अंदर 66% मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहते हैं जब एक्सटेंशन ले ले, मैक्सिमम 90 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है वो। फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं ये लोग, इनका अमाउंट इतना इतना है, ये फेवर में आया, अगेंस्ट में ये वाई लिमिटेड अगेंस्ट में नहीं एब्सटेंड रहा है, ये फेवर में आया, ये अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में है। टोटल फेवर कितना है 60 करोड़, टोटल अगेंस्ट कितना है 25 करोड़। अगर ये मेंबर्स की मीटिंग होती तो मैं कहता इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो और डिसीजन निकाल लो, परंतु नहीं, मुझे चाहिए 51% वोट फेवर में या 66% वोट फेवर में। इसका मतलब है कि जिन्होंने वोट नहीं किया या जो नहीं आए वो सब अगेंस्ट है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि यहां कैसे निकलेगी परसेंटेज, 60 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 60 प्लस ये 25 है ना, मैंने 75 लिख दिया, 25 प्लस 30, आंसर वुड बी 52%। रिक्वायर्ड कितना था 66%, परसेंटेज कितना पास हुआ 52%। क्या पास हुआ या नहीं हुआ, 10 अलाउड नहीं है अलाउ नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकलेगा, ध्यान रखना। और ये खासकर आईबीएस लेवल में फंसाएगा तुम्हें ऐसे सवालों में, ये पक्की बात है। आईबीएस का लेवल बहुत ऊपर रहने वाला है भाई, ध्यान रखना। आईबीएस का मैंने एक स्पेशल बैच अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, केवल 40 घंटे का वो बैच होगा, जो भी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, अभी अनाउंस होने वाला बस 1-2 दिन में। हाँ जी नवंबर अटेम्प्ट के लिए। फिर कहता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। हाँ जी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की कोरम कितने पे बनेगी, 33% ऑफ द वोटिंग राइट अगर आ गया, चाहे वो पर्सन में आए या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड कर रहे हो, कोरम है। परंतु अगर मान लीजिए कोरम नहीं आ पाई मीटिंग में, तो फिर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। कब? नॉर्मल कंपनी की मीटिंग एडजर्न होती है नेक्स्ट वीक, बट यहाँ पे होगी नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, ये आईबीसी चल रहा है आगे। एडजर्न मीटिंग में जितनी भी वोटिंग परसेंटेज आई है सब की सब कोरम मान ली जाएगी। आगे नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए नोटिस देना पड़ेगा, 5 दिन का नोटिस दिया जाएगा, परंतु शॉर्टर नोटिस 24 घंटे का भी दिया जा सकता है। परंतु यहां पे भी एक पेज है, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टी है, डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी है, या रियल एस्टेट के लिए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर क्या होगा, अब ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ना अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते, इन्हें पहले अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर से कंसेंट लेनी पड़ती है। तो फिर अगर आप मीटिंग कर रहे हैं केवल 24 घंटे में, तो उस 24 घंटे में ये अपने अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर से किस तरीके से अप्रूवल लेंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 होम बायर हैं, उनसे कैसे कंसेंट ले लोगे, दिक्कत है। इसलिए लॉ कहता है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर में कहीं भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिबेंचर होल्डर थे क्योंकि डिपॉजिटर्स थे, या फिर होम बायर्स हैं, तो ऐसे केस में आपको शॉर्टर नोटिस 48 घंटे का देना पड़ेगा, 48 आवर्स, 24 घंटे का नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि पहले 24 घंटे में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपने क्रेडिटर को कहेगा कि बोलो जी ये एजेंडा है मीटिंग का, मुझे बता दो मैं वोट कहां करूं। फिर उसे वो बताएंगे, 24 घंटे हैं उनके पास बताने के लिए, जितने जवाब आ जाएंगे उनको कंसीडर करके वो मेजॉरिटी देखेगा कि कहां जाना चाह रही है, फेवर या अगेंस्ट, और जो भी मेजॉरिटी जाना चाह रही है उस हिसाब से वोट कर देगा। हम पढ़ेंगे ये चीज सेक्शन 24 में आके, वहां पे एक सुपर्ब क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, अभी मेरे ख्याल से आज नहीं अगली क्लास के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। तो शॉर्टर नोटिस 24 घंटे का होगा, परंतु 48 आवर्स का होगा अगर मान लीजिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। फिर उसके बाद मीटिंग ऑफ द कमिटी। मीटिंग ऑफ द कमिटी कौन बुलाता है? आरपी बुलाता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जब भी उसे जरूरी लगे। परंतु आरपी को मीटिंग बुलानी चाहिए में अगर
if he considered it necessary on a request received from the member of the committee। अगर कोई कमेटी का मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो वो मीटिंग को बुलाना चाहिए, परंतु अगर ये रिक्वेस्ट किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है जिसके पास 33% वोटिंग राइट है तो आरपी को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई कमेटी ऑफ क्रेडिटर का कोई मेंबर उसे प्रपोजल देता है कि मैं चाहता हूं जी कि ऐसा कर दिया जाए, कंपनी की प्रॉपर्टी को इस तरीके से सेल ऑफ किया जाए, तो फिर ये वो सजेशन को कंसीडर कर सकता है। में प्रपोजल को, एजेंडा को कंसीडर कर सकता है उस बंदे के, परंतु ही शैल प्लेस वो जो एजेंडा रिसीव हुआ है वो कमेटी के सामने रखना पड़ेगा। अगर जो ये एजेंडा जिसने दिया है उसके पास कम से कम 33% ऑफ द वोटिंग राइट है तो। लो जी, तो हम आईबीसी की पहली क्लास खत्म करते हैं। कॉम्पैक्ट बैच की एक और क्लास लगेगी, फिर उसके बाद आईबीसी खत्म। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।